तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोगों ने उठाया है एमपीपीएससी मेंस का एक टॉपिक। ये टॉपिक जो है जीएस 4 यानी एथिक्स का जो पेपर है उसके पार्ट 1 की यूनिट 2 है। बिल्कुल ही नया टॉपिक है, इसी साल जुड़ा हुआ है। इसके पहले तक इसकी एक बूंद भी सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्र की अवधारणा से शक्ति व घटक। आगे वाले लेक्चर में देखा जाएगा। देखिए, राष्ट्र की अवधारणा, अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द से बना है, और ये जो नेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है। और इस नेशियो शब्द का अर्थ होता है जन, जन या जाति। प्राचीन रोम की बात करेंगे तो प्राचीन रोम में जो नेशियो शब्द है ये उन लोगों के लिए या उन समुदायों के लिए प्रयोग किया जाता था जो एक समान वंश या एक समान संस्कृति या एक समान भाषा का प्रयोग करते थे। यानी साझी संस्कृति, भाषा या वंश वाले लोगों के लिए नेशियो शब्द का प्रयोग किया जाता था। इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि नेशन जो बना है या नेशियो से आया है, और नेशियो शब्द का मतलब है कि कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे समुदाय है, ऐसा समूह है जो कुछ चीजों को एक साथ साझा कर रहा है, और वो चीजें जो हैं वो मुख्य रूप से संस्कृति से ही संबंधित हैं, जैसे वंश या संस्कृति या भाषा। अब एक एक करके हम लोग थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं जो समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विद्वानों द्वारा दी गई हैं। इससे हमको और समझ में आएगा कि नेशन की जो अवधारणा है, राष्ट्र की अवधारणा है, ये मुख्य रूप से या मूल रूप से है क्या। तो देखिए, बहुत ही ये प्रमुख और विख्यात एक विचारक हैं, राजनीतिक विज्ञानक प्रोफेसर गार्डनर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा प्रोफेसर गार्नर। समझ जाइएगा क्या कह रहे हैं ये। सांस्कृतिक रूप से संगठित एक रूपीय समुदाय जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति का ज्ञान है और वह उसे बनाए रखना चाहता है। यानी वही बात हुई जो अपन समझे नेशियो से। कैसा? सांस्कृतिक रूप से संगठित एक रूपीय समुदाय, यानी ये लोग भी जो संगठित हुए हैं उसका मुख्य आधार संस्कृति है, जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति का ज्ञान है। ठीक है, और ये लोग उसे बनाए रखना चाहते हैं। यानी राष्ट्र की अवधारणा में एक चीज ये भी है कि लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक, ऐसे ही एक दूसरे विचारक हैं ब्लंट शैली। ब्लंट शैली क्या बोलते हैं? ऐसे मनुष्यों का समूह जो विशेष तौर पर भाषा और रीति रिवाजों द्वारा एक ऐसी साझी सभ्यता में बंधे हुए हैं जो उनमें एकता की भावना पैदा करता है। फिर वही बात, यहाँ भी वही चीज है, रीति रिवाजों, भाषा, एक ऐसी साझी सभ्यता। यानी कुल मिला के दोनों लोग बात यही कर रहे हैं कि एक समान संस्कृति, एक समान सभ्यता या एक समान वंश, एक समान भाषा, इनको एक समान के लिए वर्ड प्रयोग किया गया है साझा, मतलब जिसको सभी लोग बांटते हैं, सभी के साझे में है। ठीक है, तो सांस्कृतिक एकता वाली बात है। यानी ऐसा समुदाय या ऐसे लोग जो अपने वंश से या रीति रिवाजों से या विभिन्न अपनी संस्कृति से या सभ्यता के आधार पर एकजुट होने का भाव रखते हैं, वही लोग या वही समुदाय राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यानी इन दोनों परिभाषाओं से एक सामान्य परिभाषा हम बना सकते हैं। राष्ट्र भाषा, इतिहास, रीति रिवाज, संस्कृति तथा सभ्यता जैसी साझी विशेषताओं के आधार पर गठित समुदाय है। ठीक है, यानी एक समान संस्कृति के आधार पर गठित समुदाय ही राष्ट्र है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि हमने यहाँ पे एक साझी भूमि का प्रयोग नहीं किया है। चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही भूमि में रहते हुए जब वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक लोग रहेंगे तो उनका साझा इतिहास हो जाएगा, है ना, साझी परंपराएं, साझी रीति रिवाज हो जाएंगी और उनमें आपस में
एकता का भाव रहेगा। यही एकता का भाव उनको एक राष्ट्र के रूप में संगठित करेगा। लेकिन ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जिन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्र के रूप में वो अपने आप को परिभाषित करते हैं, बताते हैं और हैं भी, लेकिन उनके पास कोई भूमि नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इजराइल। इजराइल जो देश है, देश तो अब बना 1948 में, इसके पहले तक उनके पास कोई भूमि नहीं थी। यानी इजराइल के जो निवासी हैं अभी वर्तमान में, जिनको यहूदी लोग हैं, जो ज्यूस लोग हैं, ये विश्व के विभिन्न देशों में फैले हुए थे, लेकिन इनमें एक साझा इतिहास, रीति रिवाज, संस्कृति के आधार पर एकता की भाव थी और इस एकता का भाव ही इनको एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करता था, भले ही इनके पास भूमि नहीं थी। 1948 में इनको भूमि मिल गई और इनका एक राष्ट्र बन गया, जिनके आधार पर ये लोग एक ही जगह पर रहने लगे। और आगे पढ़ेंगे हम लोग इजराइल के बारे में थोड़ा सा भी, क्योंकि जब वो राष्ट्र बन गया तो वो राष्ट्र नहीं बल्कि एक राष्ट्र राज्य बना था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय भावना के लिए भूमि हो। कई ऐसे भूमि विहीन राष्ट्र हैं, जैसा एग्जाम्पल बताया है आपको। 1948 से पहले यहूदी लोग जो थे वो में राष्ट्रीयता की भावना तो थी, लेकिन उनके पास कोई भू क्षेत्र नहीं था। ठीक, अब देखते हैं आगे हम लोग कि जो राष्ट्र की अवधारणा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति देखिएगा, ये मैंने लिख दिया है पूरा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। समझा देता हूं मैं। प्राचीन काल में क्या हुआ कि लोग या कि जो मानवीय समुदाय है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा था, रक्त संबंधों से, है ना, जन्म से, रक्त संबंध से, या इस प्रकार कह सकते हैं कि गोत्र से, और ये कबीलों में रहता था, कबीलों में बटा हुआ था, इस तरह की चीजें थी। तो इनमें एक संबंध तो था और एकता का भाव भी था। फिर जैसे जैसे औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी तो लोग पलायन किए अपनी जगह से पैसे कमाने के लिए, और एक नए नए क्षेत्रों का या नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, जहां पे जनसंख्या, एक बड़ा जनघनत्व वहां पे बस गया। ठीक है, और ये जनघनत्व जो बसा हुआ था, जो जनसंख्या बसी हुई थी, ये वर्षों तक या सैकड़ों वर्षों तक वहां पे बसी रही। और जब ये सैकड़ों वर्षों तक बसी रही तो वहां पे उस जनसंख्या के बीच में या उस आबादी में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। और वो नई संस्कृति, वो सभी लोग उस क्षेत्र में रहने वाले, उन सब की वो साझी संस्कृति थी। तो इस प्रकार से इस तरह के क्षेत्रों में एक राष्ट्र की अवधारणा या राष्ट्र ने जन्म लिया। ये तो अपन मानते हैं प्राचीन अवधारणा। अगर बात करें हम लोग कि आधुनिक काल में या औपचारिक रूप से राष्ट्र की अवधारणा कब देखने को मिलती है, तो ये हमको दिखाई देगी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो 1789 में हुआ। और इस क्रांति में क्या हुआ, तीन मुख्य आदर्श दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब जो फ्रांसीसी लोग हैं वो इन तीन आदर्शों से, उनमें एकता का भाव आया कि हम सभी लोगों को स्वतंत्र होना है, हम सभी फ्रांसीसी लोग समान हैं, हम सभी फ्रांसीसी लोग भाई भाई हैं। ठीक है, तो इस विचारधारा से उनमें जो एकता का भाव हुआ और एक नए राष्ट्र की अवधारणा का जन्म हुआ। तो यहां से माना जाता है औपचारिक रूप से, या कह सकते हैं हम लोग आधुनिक रूप से, जो राष्ट्र की अवधारणा आई है वो फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है 1789 में। ठीक, तो राष्ट्र को अब थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे। तो जब थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे तो अब हम लोग अगली चीज देखते हैं कि राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषताएं मैंने लिखा है सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणा है। सांस्कृतिक, ये राष्ट्र के जो लोग हैं, जो लोग अपने आप को राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, इनमें जो एकता का भाव है वो किस प्रकार की एकता है। ये रीति रिवाज, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, ये सब क्या है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणा ही तो है। तो सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणा है जो राष्ट्र की अवधारणा होती है। इसमें एकता का भाव बिल्कुल है ना, सांस्कृतिक एकता का भाव ही है। तो अगली चीज एकता का भाव होगा, स्वतः प्रकट होती है। ये रहते रहते लोगों में स्वतः प्रकट हो जाती है जब उनकी साझी संस्कृति होती है, साझी परंपराएं होती हैं, एक ही तरह का इतिहास या एक ही तरह की भाषा है, तो उन सभी लोगों में स्वतः प्रकट होगी एकता का भाव, और वही एकता का भाव ही तो राष्ट्र है। तो स्वतः प्रकट होने वाला भाव है। स्वायत्त सत्ता,
स्वायत्त सत्ता का मतलब यहाँ पे कोई राजनीतिक सत्ता से मतलब नहीं है। स्वायत्त सत्ता मतलब ये जितने लोग जो अपने आप को राष्ट्र समझ रहे हैं, ये सब लोग अपनी जो आकांक्षाएं हैं, इनकी इच्छाएं हैं, जो मनोभाव हैं, वो सब स्वायत्त रूप से सोच रहे हैं। उनकी स्वायत्त सत्ता है। ये इसको हम लोग आगे भी समझ सकते हैं कि ये जो राष्ट्र का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक इकाइयों की स्थापना की जाए। जैसे उदाहरण में इजराइल के लोग यानी यहूदी लोग जो थे, उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हमारा एक भूक्षेत्र हो और एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इकाई हो, यानी एक देश के रूप में संगठित हो जाएं, एक राज्य के रूप में। और इजराइल के गठन के बाद उनकी आकांक्षाएं या इच्छाएं पूरी हो गई। तो वही चीज है कि ये राष्ट्र भी जो है, इसमें एक स्वायत्त सत्ता की इच्छा विद्यमान रहेगी हमेशा। ठीक, ये तो हो गई राष्ट्र की विशेषताएं। अब देख लेते हैं हम लोग कि राष्ट्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, राष्ट्र मूल रूप से या मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक होगा जातीय राष्ट्र, जिसको कहा जाता है एथनिक नेशन। दूसरा है नागरिक राष्ट्र, जिसको कहा जाता है सिविक नेशन। अब जो जातीय राष्ट्र वही है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो वंश, संस्कृति, भाषा, सभ्यता आदि के आधार पर परिभाषित होता है। समझ गए? एक ऐसा राष्ट्र जो वंश, संस्कृति, भाषा, सभ्यता या और कुछ भी जोड़ सकते हैं इसमें, जो भी जोड़ना चाहे, रीति रिवाजों की एकरूपता के आधार पर जो परिभाषित होता है वो होता है जातीय राष्ट्र। दूसरा जो है ये है अच्छा देखिए, इस जातीय राष्ट्र का कोई उदाहरण, ऐसा राष्ट्र जो वंश, संस्कृति, भाषा, सभ्यता, परंपराओं, रीति रिवाज की समानता के आधार पर गठित हुआ है। ऐसा राष्ट्र है खुद अभी जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, इजराइल और हमारा पक्का भाई पाकिस्तान भी ऐसे गठित हुआ है। याद रखिएगा, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है तो अपने सांस्कृतिक आधारों को लेकर ही तो अलग हुआ है, यानी इस्लाम को लेकर, या कह सकते हैं कि मुस्लिम अपने धर्म को लेकर अलग हुआ है। तो वहां पे जो हम लोग उसको परिभाषित करेंगे पाकिस्तान को, तो एक जातीय राष्ट्र के रूप में या एथनिक नेशन के रूप में गठित हुआ। दूसरा है नागरिक राष्ट्र। नागरिक राष्ट्र का मतलब क्या है? ऐसा राष्ट्र जो एक समान अधिकार, एक समान संविधान, एक समान नागरिकता के आधार पर परिभाषित किया जाता है या गठित होता है, ऐसे समझ लीजिए। उन राष्ट्रों को सिविक नेशन या फिर नागरिक राष्ट्र कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा प्यारा भारत और हमारा प्यारा दोस्त यूएसए। ये दो राष्ट्र हैं जिनको सिविक नेशन कहा जाता है। तो देखिए, आज के लेक्चर में इतना ही लेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक है ये 2 या 3 लेक्चर में इस पूरे को हम लोग खत्म करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा राष्ट्र का परिचय लिया है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, परिभाषा बोल दिया, लिखा नहीं, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो आगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।